सो आज हम यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशंस को कवर किया था, कुछ कुछ डेफिनेशंस को, और आज हम आगे समझेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अलग अलग टॉपिक्स को। तो आप देखो, हमने यहाँ पर देखा था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है। इट्स अ स्पेशलाइज्ड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड इट कवर्स ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ गुड्स। और सेल ऑफ गुड्स के अंदर भी यहाँ पर स्पेसिफिक आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उसी के हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल, कंसिडरेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सको, कंसिडरेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, कंसिडरेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, करेक्ट, एंड नॉट मनी इज वर्थ। तो आप अगर यहाँ पे 100% बार्टर करोगे या 100% पेमेंट काइंड में करोगे, तो आप यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं हो, राइट। तो ये था, हमने ये देखा था कि सिचुएशन रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द सेल ऑफ गुड्स, तो उसके लिए क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या चेक करेंगे, क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट कुछ स्पेसिफाई करता है, यस, तो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा, नो तो फिर यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अगर एप्लीकेबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कौन पिक्चर में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये याद है, हमने चेक किया था। फिर देखिए आप, हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायर सेलर को हमने समझा था, और बायर सेलर में हमने यहाँ पे गुड्स को भी देखा था, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गुड्स क्या है, हमने उसको यहाँ पर देखा था। और बायर सेलर कौन होगा, वन हु बाइज एंड वन हु अग्रीज टू बाय। फिर हमने देखा गुड्स मींस गुड्स ऑफ एवरी काइंड, मूवेबल प्रॉपर्टी, ये वाला डायग्राम मैंने आपको बताया, ठीक। तो एक्शनेबल क्लेम, स्टॉक एंड शेयर्स, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। वैसे किसी ने आंसर किया इसका, ढूंढा क्या डिबेंचर गुड्स है? आई थिंक नहीं। तो एक काम करो, आप लोग इसको फिर रिसर्च करो, तो ही मैं आंसर करके बताऊंगा, नहीं तो मैं आंसर नहीं करने वाला इसका, ठीक है। चलो फिर देखो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अगर आपने इसके बारे में कुछ रिसर्च किया तो, और नहीं तो फिर मैं आपको किसी और लेक्चर में बताऊंगा जब आप इसके बारे में रिसर्च करके मुझे कुछ इनपुट दोगे। फिर हमने देखा था द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिजेंट गुड्स। और एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर फिर हमने तीन कैटेगरी देखा था। वैसे है तीन कैटेगरी, बट एक्चुअल में देखो तो यहाँ पर दो ही आता है, स्पेसिफिक गुड्स। क्या ये आप लोगों को क्लियर है, व्हाट इज स्पेसिफिक गुड्स, व्हाट इज एसर्टेन गुड्स, व्हाट इज अनएसर्टेन गुड्स? क्या ये क्लियर है आप लोगों को? क्या ये क्लियर है आप लोगों को? ओके। अच्छा, मैं आप कमेंट सेक्शन नहीं देख पाऊंगा आप लोगों का, ठीक है, जो एटलीस्ट चैट सेक्शन है वो मैं नहीं देख पाऊंगा, तो आप लोग मुझे अनम्यूट करके आंसर करो। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग, और जब मैं बोलूँ कि कमेंट सेक्शन पे अटेम्प्ट करो तो आप मेरे को करना, बिकॉज दैट टाइम आई विल बी सीइंग दैट। एनीवे, तो हमने यहाँ पे देखा था एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग वो गुड्स होते हैं जिसको आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, एंड इट इज ऑल्सो अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ व्हेन द सेल इज बीइंग मेड। एसर्टेन गुड्स भी आपके लिए एग्जैक्टली सेम रहता है। तो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था दैट एक बड़े लॉट में से जब आप अपना जो गुड्स आपको चाहिए उसको आप सेट असाइड कर देते हो, तो हम क्या बोलेंगे, वो अनएसर्टेन्ड से एसर्टेन्ड हो गया। जब तक वो गुड्स लॉट में है वो क्या है, अनएसर्टेन्ड गुड्स, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, तो आप ये देखो, सबसे पहले क्या होगा, गुड्स विल बी अनएसर्टेन्ड। जस्ट अ मिनट, गुड्स आर गोइंग टू बी अनएसर्टेन्ड। अनएसर्टेन्ड गुड्स फिर क्या होगा, आइडेंटिफाई होगा, प्लस दिस विल ऑल्सो बी सेट असाइड, तो जाकर ये क्या बन जाएगा, एसर्टेन गुड्स, या फिर इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक गुड्स। ओके, तो ये आपके लिए रहता है। तो जब अनएसर्टेन गुड्स आइडेंटिफाई हो जाए और सेट असाइड हो, देन इन दैट केस ये आपके लिए क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक गुड्स, राइट। फिर आप देखो फ्यूचर गुड्स में, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एन अग्रीमेंट टू सेल एंड इट नेवर बिकम्स एन एक्चुअल सेल, जब तक वो गुड्स आपके पास नहीं आता। इस समय एक्चुअल सेल नहीं है, दिस इज ओनली व्हाट, दिस इज अग्रीमेंट टू सेल। तो अगर आपको याद हो, हमने बायर और सेलर के डेफिनेशन को देखा था, तो वहां पर भी ये था वन हु बाइज और अग्रीज टू बाय। तो ये आपके लिए पॉइंट आ गया। जैसे 1000 क्विंटल्स ऑफ पोटैटो इज टू बी ग्रोन ऑन एज फील्ड, इट इज नॉट इलीगल, ऑफ कोर्स ये इलीगल नहीं है,
Though a actual sale of future goods is not possible, this is just an agreement to sell. क्यों? क्योंकि goods are not in existence. इन सब में अगर आप देखोगे तो एक ही पॉइंट रहेगा, the goods are not in existence. तो अगर गुड्स एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो आप ये सेल कैसे कर सकते हो? फिर देखो, P agrees to sell Q all the milk that his cow may yield during the coming year. This is a contract of sale of future goods. फिर आप देखिए, T agrees to sell S all the oranges which will be produced in his garden. It is a contract of sale of future goods and this will be what? This will be agreement to sell. तो आप यहाँ पे एक पॉइंट इस तरह से भी लिख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि देखो, अगर आपके एग्जिस्टिंग गुड्स है, वो चाहे एसर्टेन्ड हो चाहे अनएसर्टेन्ड हो, उसके लिए आपका हो सकता है सेल। और अगर आपके फ्यूचर गुड्स है तो फ्यूचर गुड्स के लिए आप सिर्फ अग्री कर सकते हो कि फ्यूचर में आप उसको बाय करोगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अग्रीमेंट टू सेल। और मजे की बात, दोनों में ही क्या एप्लीकेबल होगा? इन बोथ द केस व्हाट विल बी एप्लीकेबल? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ऑफ कोर्स यहाँ के प्रिंसिपल्स कुछ और होंगे, यहाँ के प्रिंसिपल्स कुछ और होंगे। तो ये रहता है, जैसे ही ये फ्यूचर गुड्स एग्जिस्टेंस में आ जाएगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा? फिर वो प्रॉपर सेल हो जाएगा। तो सर क्या यहाँ पर दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही, यहाँ पर दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एक होगा आपके लिए सबसे पहले अग्रीमेंट टू सेल और उसके बाद में आपका दूसरा होगा सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। गाइस, इज दिस क्लियर? फिर आया था कॉन्टिंजेंट गुड्स, जिसके अंदर प्रॉपर्टी पास ऑन होता है नॉट एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट दिस इज कॉन्टिंजेंट अपॉन। तो हमने देखा था दिस इज डिपेंडिंग अपॉन, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। फिर आप देखिए, यहाँ पे हमने देखा था डिलीवरी। अब डिलीवरी वाले पार्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप देखो, आपके पास एक है जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। देखो, डिलीवरी का क्या मतलब होता है? डिलीवरी का मतलब होता है, एक ये वर्ड है, ध्यान रखना, जब हम पीवाईक्यू सेशन करेंगे या हम जब आरटीपीस को डिस्कस करेंगे या कहीं पर भी, या मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है बट ये पॉइंट आएगा, आप ध्यान रखना। ये स्लाइड पे मैं आपको वापस लेकर आऊंगा क्योंकि आप में से कोई ना कोई वहां पर ये मिस्टेक करेगा। डिलीवरी का क्या मतलब होता है? डिलीवरी मींस वॉलेंटरी ट्रांसफर। ना व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेंटरी ट्रांसफर? वॉलेंटरी ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेंटरी ट्रांसफर? अच्छा, वॉलेंटरी वर्ड का ही क्या मतलब होगा? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वॉलेंटरी? खुद से करना, बिना किसी प्रेशर के, करेक्ट। आप अपने आप वो सामान किसी को दे रहे हो तो दिस इज अ वॉलेंटरी ट्रांसफर। ट्रांसफर किस चीज का? पजेशन। पजेशन मतलब अभी गुड्स मेरे कस्टडी में है और मैं आपकी कस्टडी में गुड्स को रख रहा हूं, तो ये हो क्या? वॉलेंटरी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी द डिलीवरी। आप बताइए, ये क्लियर हुआ? व्हाट इज डिलीवरी? डिलीवरी मींस वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसको हम यहां पर बोलेंगे डिलीवरी। अब आगे यहाँ पे क्या बता रहा है? ऐसा जनरल रूल, डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, ठीक है, डूइंग एनीथिंग, बट जो आप कर रहे हो उसका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए? विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन पोजेशन ऑफ द बायर और एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। इसका क्या मतलब हुआ? आप सिंपली देखो, आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे कि क्या हो रहा है, गुड्स जो है वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास में जा रहा है, उसका पोजेशन एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास में जा रहा है, वो क्या हो जाएगा आपके लिए? डिलीवरी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आप लोग मेरे को आंसर करके बताओगे। आप देखो, जब क्रिकेट मैच होता है, ठीक है, लेट्स से देयर इज होंडा सिटी, ठीक है, होंडा वालों ने एक क्रिकेट सीरीज स्टार्ट करवाया, इंडिया वर्सेस लेट्स से ऑस्ट्रेलिया, और वहां पर इंडिया सीरीज जीत गया, ऑस्ट्रेलिया 5-0 से हार गया है, ठीक है। तो ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाला सीरीज था, इंडिया उसमें जीत गया। और यहाँ पे अगर आप देखो तो लेट्स प्रिज्यूम
कि रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा बन गया मैन ऑफ द सीरीज क्योंकि उसने हर मैच में डबल सेंचुरी मार दिया। तो रोहित शर्मा बन गया मैन ऑफ द सीरीज। अब होंडा वालों ने बोला जो भी मैन ऑफ द सीरीज होगा उसको हम होंडा सिटी देंगे। तो आप मुझे बताओ, क्या रोहित शर्मा को होंडा सिटी गाड़ी उसके हाथ में दिया जाएगा, या आप देखते हो कुछ इस तरह से करके की रहता है, आप ये देखो ऐसे की बनाया हुआ रहता है, आप देखते हो इस तरह से, उसमें ऐसे होंडा लिखा हुआ रहेगा और ये आपको वो की दे देगा और बोलेगा ये गाड़ी आज से आपका, यस और नो, इस तरह से होता है, आप देखते हैं ऐसे उस, राइट। तो आप इसको क्या डिलीवरी मानोगे या डिलीवरी नहीं मानोगे, या बोलोगे नहीं गाड़ी घर के बाहर भेज तभी डिलीवरी होगा, ये भी क्या माना जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द डिलीवरी। यहां पर हम क्या बोलेंगे कि दिस हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द कस्टडी ऑफ रोहित शर्मा फ्रॉम फ्रॉम द होंडा कंपनी टू द रोहित शर्मा। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक तरीके से डिलीवरी हो गया। आप बताओ ये आपको समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया आपको। तो यहां पर इस लाइन का यही मतलब है, डूइंग एनीथिंग, आप कुछ भी ऐसा करो जिससे कि गुड्स क्या हो जाए, एक पार्टी के पास से दूसरे पार्टी के पास पहुंच जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आपने गुड्स को डिलीवर कर दिया। अब देखो एक होता है एक्चुअल डिलीवरी। तो एक्चुअल डिलीवरी में बेसिकली क्या होगा, आप जब लेट्स से आप एक ग्रोसरी स्टोर में गए, अपने घर के पास एक ग्रोसरी स्टोर में गए और आपने लेट्स से वहां पे एक ओरियो बिस्किट को परचेज किया, आपने अंकल को कैश दिया और अंकल ने आपको ओरियो बिस्किट का पैकेट दे दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्चुअल डिलीवरी। गाइस इज दिस क्लियर, ये क्या हो गया, दिस इज योर एक्चुअल डिलीवरी। अरे ये समझ रहा है आपको, ये हो गया आपका एक्चुअल डिलीवरी। लेकिन जब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होगा, देखो जो गुड्स है वो मेरे पास नहीं है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के अंदर गुड्स मेरे पास नहीं है, गुड्स किसके पास है, गुड्स किसी और के पास है। लेकिन वो जो सामने वाला इंसान है वो अब अग्री कर रहा है, वो क्या बोल रहा है कि यार मैं अब आपके बिहाफ में गुड्स को रखता हूं। जैसे एक बहुत ही क्लास एग्जांपल मैं आपको देता हूं, लेट्स से आई एम इन मुंबई, ठीक है, मैं अभी मुंबई में हूं और यहां पर हमारे पास है गौरव गुप्ता जी, जी स्क्वायर, ठीक है, जी स्क्वायर गुप्ता जी भी हमारे पास कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। आसाम में मेरा एक वेयर हाउस है, ठीक है, आसाम में एक मेरा वेयर हाउस है, इस वेयर हाउस के अंदर क्या रखा हुआ है, लेट से चाय, यहाँ पर टी रखा हुआ है, ठीक है। इस वेयर हाउस के जो ओनर है वो कौन है, वो है रोहित सर। सर ये कौन है, अरे अभी तो बताया, रोहित सर वेयर हाउस के ओनर है यहाँ पे। अब रोहित सर यहाँ पर क्या करते हैं, रोहित सर को पता है कि ये जो चाय है ये किसको बिलोंग करता है, ये मेरे को बिलोंग करता है कि नहीं, क्योंकि जब रोहित सर ने ये वेयर हाउस को ओपन किया था तो उस वक्त ये चाय मैंने रखवाया था, तो रोहित सर मेरे को जानते हैं, रोहित सर किसी और को नहीं जानते। वो बोलते जब ये चाय की बात होगी तो मैं तो सिर्फ आनंद को याद रखूंगा, आनंद इज द ओनर, ठीक है भाई। अब मैंने ये जो चाय जो कि किसके पास है, रोहित सर के गोडाउन के अंदर रखा हुआ है, उनके वेयर हाउस में रखा हुआ है, ये चाय मैंने बेच दिया किसको, गौरव को। अब मुझे बताओ, गौरव ने ये चाय खरीदा, अब ऑब्वियसली ये चाय को एक्सपोर्ट करेगा, है कि नहीं, कहीं पर बेचेगा, कुछ भी करेगा, इज फ्री टू डू वॉट एवर ही वांट्स। लेकिन उसके लिए इसको रोहित सर एक्सेस देंगे कि आप मेरे वेयर हाउस में आओ, चाय का आपको जैसे जो ले जाना है लेकर जाओ, तभी तो ये चाय का कुछ कर पाएंगे, हाँ या ना। अब ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, अब देखो मैंने तो मुंबई में गौरव जी को ये बेच दिया, अब रोहित सर को तो इसके बारे में पता ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं रोहित सर को फोन करके बोलूंगा, हम एक कॉन्फ्रेंस कॉल में होंगे और मैं रोहित सर को कॉल करके बोलूंगा, अरे रोहित सर, मैंने ये जो चाय है आपके वेयर हाउस में, जो मैंने यहाँ पे चाय रखा हुआ है, लेट्स से ये 1000 kg जो टी मैंने आपके गोडाउन में रखा हुआ है, ये चाय मैंने बेच दिया है। और मैंने किसको बेच दिया है, मैंने गौरव गुप्ता जी को ये चाय बेच दिया है। तो कल को गौरव गुप्ता जी आए और आपको बोले कि ये चाय इसको दे दो, उसको दे दो, यहाँ कर दो, तो जो मर्जी बोले, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल अब किसके ऊपर है, अब गौरव गुप्ता जी का पूरा कंट्रोल होगा इस चाय के ऊपर। तो ये जैसा बोले वैसा आप कर देना, आप मेरे कॉल का मत वेट करना, मेरा कोई भी अब इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, आई एम नो मोर द ओनर ऑफ दिस
टी विच इज देयर इन योर गोडाउन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। गाइस इज दिस क्लियर, गाइस इज दिस क्लियर? तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के लिए क्या होना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के लिए होना पड़ेगा द गुड्स आर इन द possession with a third party, goods are in the possession with the third party, किसी थर्ड पार्टी के पास गुड्स है, मेरे पास नहीं है, थर्ड पार्टी के पास गुड्स है। ये आया समझ में? नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। अब सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होगा, सिंबॉलिक डिलीवरी जो मैन ऑफ द मैच में रोहित शर्मा को चाबी मिला, वो क्या हो गया, सिंबॉलिक डिलीवरी। सपोज करो ये जो वेयर हाउस है, जैसे बैंक लॉकर नहीं होता वैसे यहाँ पर है कि यहाँ पर रोहित सर ने मेरे को चाबी दे दी और बोला अगर कल को आप किसी को चाय वगैरह बेचना चाहो तो उसको सामने वाले को चाबी दे देना। मैं ये सब झमेले में नहीं पढ़ना चाहता, कॉन्फ्रेंस कॉल में आपने गुप्ता जी को बेचा, कभी शर्मा जी को बेचा, मैं कहाँ रिकॉर्ड रखता फिरूंगा। आप जिसको भी बेचते हो उसको ये चाबी दे देना। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, गौरव सर को या गौरव जी को हमने यहाँ पर पकड़ा दिया। वैसे मेरे बहुत सारे सीनियर्स है जिनका नाम गौरव है, इसलिए मुझसे गौरव सर निकला, गौरव के आगे सर ही निकलता है, राइट। सो एनीवे आप देखो सिंबॉलिक डिलीवरी के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने गौरव को की पकड़ा दिया, द की ऑफ द वेयर हाउस। तो ये अब बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया एक तरीके से सिंबॉलिक डिलीवरी, बिकॉज ये जो चाबी मैंने उनको पकड़ाया है ये इटसेल्फ क्या है, एक तरीके का सिंबल है कि अब गुड्स किसको ट्रांसफर कर दिया, मैंने मैंने गौरव को ट्रांसफर कर दिया। सेम वे जब, वैसे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है बट घर के पेपर आपको दे दिए, घर के कागजात आपको अगर मैंने दे दिए, वो भी क्या हो गया, सिंबॉलिक डिलीवरी। सिमिलरली आप वहां पे देखो जब स्पोर्ट्स इवेंट होता है, जब स्पोर्ट्स इवेंट होता है और वहां पर उनको वो कीज मिल जाता है, गत्ते का चाबी मिलता है, राइट, वो भी क्या हो गए, सिंबॉलिक डिलीवरी। तो सिंबॉलिक डिलीवरी के अंदर एनीथिंग, मैंने सपोज करो आपको जो पेपर्स थे वो ट्रांसफर कर दिए, ओनरशिप पेपर्स जो थे वो ट्रांसफर कर दिए, ये भी क्या बन गया, दिस इज ऑल्सो सिंबॉलिक डिलीवरी। ध्यान रखना एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और ये वर्ड को काफी अच्छे से आप ध्यान रखना, इट शुड बी वॉलेंट्री ट्रांसफर। एक इंसान दूसरे इंसान को वॉलंटरी ट्रांसफर कर रहा है। अब आप सपोज करो गौरव ने मेरे गोडाउन के अंदर वो आया और जो वहां पे गोडाउन में लोग थे उनके साथ मारपीट किया और चाय उठा के ले गया। हालांकि मैंने चाय उनको बेचा है, मैंने चाय उनको बेचा है, ऐसा नहीं है मैंने चाय नहीं बेचा, मैंने एक्चुअल में उनको चाय बेचा है, उन्होंने मुझे पैसे भी दिए, बट किसी वजह से जैसे यहाँ पे रोहित सर है, वैसे जो भी गोडाउन में लोग था उनको पता नहीं है तो वो मना कर रहे हैं। अच्छा मेरा फोन रीच आउट नहीं कर पा रहे, क्यों, आप लोगों को पता है मेरा फोन डैमेज हो गया तो मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब गौरव बोलता है ऐसी की तैसी वहां पे मारपीट किया, ये टेकन द गुड्स, क्या बताओ ये डिलीवरी हुआ, क्या ये वैलिड डिलीवरी हुआ, क्या ये वैलिड डिलीवरी हुआ? देखो अब यहाँ पर डिबेट हो जाएगा, अब बात यहाँ पे होगा कि सर वेयर हाउस कीपर जो है वो तो ओनर भी नहीं है, तो वो वॉलंटरी ट्रांसफर अगर नहीं कर रहा तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वॉलंटरी ट्रांसफर तो कौन करेगा, ओनर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप बोलोगे सर आप ओनर हो, आपने वॉलंटरी ट्रांसफर कर दिया तब तो चलेगा, आपने कंस्ट्रक्टिव ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जब तक थर्ड पार्टी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं देगा तब तक आप डिलीवरी नहीं मानोगे। जैसे इस केस में रोहित सर को कंफर्मेशन देना पड़ेगा, तभी तो मैंने बोला हम कॉन्फ्रेंस कॉल में थे, रोहित सर जब तक गौरव को कंफर्मेशन नहीं देंगे तब तक यहाँ पर ट्रांसफर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आप बताओ, ठीक, ऐसे तो मैं बोल दूंगा एंटिला में मेरा एक तिजोरी है, उसके अंदर तिजोरी में 1 करोड़ रुपया रखा है, वहां से जाके उठा लो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वॉलेंट्री ट्रांसफर का मतलब होगा कि मेरे इच्छा के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर मेरा फोन दिया या जो भी सामान था वो मैंने आपको यहाँ पे पकड़ाया। फिर देखिए ये रहा एक्चुअल डिलीवरी। तो एक्चुअल डिलीवरी व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर। देखो मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ कोशिश करना अपने आंसर में उसको इनकॉर्पोरेट करो, मैं बहुत कम ऐसे पॉइंट्स आपको बोलता हूँ बट कई जगह ये वर्डिंग्स आप यूज करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। एक्चुअल डिलीवरी का क्या होता है, व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर। जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का क्या मतलब होता है, वेयर विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजेशन ऑफ द थिंग्स, राइट, हम क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं, व्हेन द डिलीवरी इज इफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी। तो जैसे
where a warehouseman is holding goods for A agrees to hold them on behalf of B at A's request, तो आपने यहाँ पे क्या बोल दिया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और सिंबॉलिक डिलीवरी के अंदर उसमें कोई भी टोकन ऑफ ट्रांसफर आपने दे दिया जो कि प्रूफ है कि आपने यहाँ पे गुड्स को ट्रांसफर कर दिया, तो वो बन जाएगा आपके लिए सिंबॉलिक डिलीवरी। तो देखो, डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांसिट मे बी हैंडेड ओवर बाय हैंडलिंग ओवर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। ये देखो, ये जैसे मैंने आपको बताया, आपने पेपर, आपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर दिए, तो ये हो गया आपके लिए सिंबॉलिक डिलीवरी, राइट। कीज ऑफ द वेयर हाउस कंटेनिंग द गुड्स विच आर हैंडेड ओवर टू द बायर, ये भी आपके लिए क्या हो गया, सिंबॉलिक डिलीवरी। एग्जाम पर्सपेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर श्योरली आपको क्वेश्चन मिलेगा। सो अब नेक्स्ट आता है, गुड्स आर सेड टू बी इन द डिलीवरेबल स्टेट। अभी जो अगला अपना पॉइंट है वो इसके ऊपर है, डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है, इट इज इन द डिलीवरेबल स्टेट। अब देखो, हम पहले इसको समझते हैं डिलीवरेबल स्टेट का क्या मतलब है और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होगा तो उसका डिलीवरी नहीं हो सकता, ठीक है। until and unless the goods are in deliverable state, the goods cannot be said to be delivered or goods cannot be delivered। देखो, मैं 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, इन फ्यूचर आपको यहाँ पर याद रखना होगा। मैं डिलीवरेबल स्टेट को DS से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। सो until the goods are in the deliverable state, ठीक है, goods cannot be delivered। जब तक आप गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में नहीं डालोगे तब तक आप गुड्स को डिलीवर नहीं कर सकते। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा मतलब गुड्स कैन नॉट बी डिलीवर्ड, और इसका एक और मतलब हो सकता है दैट द बायर मे रिजेक्ट द गुड्स, ठीक है। अगला आता है दैट वंस द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, राइट, it is ready for delivery, it is ready for the delivery, and if it is ready for the delivery then the buyer cannot refuse, ठीक है, the buyer cannot refuse to take the delivery of the goods। ये 2 पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखना। अब इसके लिए ये डिलीवरेबल स्टेट इंपॉर्टेंट होता है। तो अब क्वेश्चन आएगा सर, $1 million क्वेश्चन, सर व्हाट इज डिलीवरेबल स्टेट। तो डिलीवरेबल स्टेट गुड्स को उस स्टेट में डालने का मतलब होता है। सो डिलीवरेबल स्टेट इज द स्टेट और द कंडीशन in which the goods are to be delivered to the buyer। जब आपका गुड्स डिलीवरी के लिए रेडी हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, द गुड्स आर इन द डिलीवरेबल स्टेट। नहीं तो जो गुड्स है वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। अ क्लासिक एग्जाम्पल, सपोज करो मैं कहीं पर जूस लेने के लिए जाता हूं, ठीक है, मैं जूस लेने के लिए जाता हूं, या लेट्स से हलवा। आप लोग हलवा समझते हो, राइट, हलवा। और कुछ भी आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ हलवा, लेट्स से मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ मिल्क शेक, ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ लेट्स से दाल, ओके, जो लिक्विड सेमी लिक्विड स्टेट में, एग्जांपल के लिए। आप मुझे बताओ, ये मैं खरीदने के लिए जा रहा हूँ और जो सेलर है उसके पास ये पतीला है, ठीक है, इस वेसल के अंदर दाल है, इस वेसल के अंदर हलवा है, इस वेसल के अंदर मिल्क शेक है, और मैं उनको बोलता हूँ मुझे लेट्स से 1 kg दे दो, या एक 1 पोर्शन आप पूरा मेरे को दे दो। आप मुझे बताओ, वो मेरे को बोलता है उठा लो यहाँ से,
क्या गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में, क्या गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में? आपको आया समझ में? आप इमेजिन करो, आप एक किसी स्टोर में गए हो, मिठाई वाले के पास गए हो, और उसको आप बोल रहे हो मुझे 1 लीटर मिल्क शेक चाहिए, और वो बोलता है हाँ उठा लो, पतीले में पड़ा है उठा लो। क्या गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है? क्या गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है? देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप अपने दिमाग में सिंपली ये पॉइंट को ध्यान रखना, क्या इस सिचुएशन में बायर मना कर सकता है कि नहीं मुझे गुड्स नहीं चाहिए, या बायर यहां पर मना नहीं कर सकता? आपको ये दो पॉइंट्स देखना है। क्या बायर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है? क्या आप उसको बोल सकते हो नहीं अगर इस तरह से आप दोगे तो मेरे को नहीं चाहिए? क्या आप ऐसा बोल सकते हो उसको? हाँ। तो आप यहां पर क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट, दिस इज द गुड्स आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। बट यही वो आपको सपोज करो एक कंटेनर के अंदर दे देता है, ठीक है, लेट्स से मिल्क शेक है तो एक ग्लास में आपको वो देता है, इट्स प्रॉपरली सील पैक्ड एंड ऑल फॉर लेट्स से होम डिलीवरी, या आपको अगर वहीं पर ड्रिंक करना है तो आपको ग्लास में देता है, और ये आपके साथ स्ट्रॉ भी आपको दे दिया। अब आप मुझे बताओ क्या गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है? यस, व्हाई? अब आप मना नहीं कर सकते, अब आप मना नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? सी यहाँ पर ये वाला लाइन आता है, आप इधर अगर ध्यान से पढ़ो तो गुड्स आर इन द डिलीवरेबल स्टेट व्हेन, ओके, व्हेन द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ देम। अब बायर मना नहीं कर सकता। आया? आप अगर फ्लाइट में ट्रैवल करो तो वहां पर देखते हो वो इस तरह से अनाउंस करता है कि जो फ्लाइट में आपको जो भी फूड प्रोवाइड किया जाएगा, लेट्स से आप सैंडविचेस बोलोगे या पराठा बोलोगे, कुछ भी ऐसा बोलोगे, वो बोलेंगे कि वो रूम टेम्परेचर पे आपको मिलेगा, इट विल नॉट बी सर्व्ड हॉट। आपने सुना है ऐसा फ्लाइट में? वो ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज उनको पता है नॉर्मली अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, वो आपको ठंडा पराठा देगा तो आप क्या बोलोगे? ए भाई वापस ले जा, मेरे को नहीं चाहिए, ये ठंडा पराठा कौन खाता है? करेक्ट। वो आपको एक बार अवन में उसको हीट करके देगा अगर प्री कुक्ड है, और अगर फ्रेशली कुक्ड है तब तो बात अलग है। अब फ्लाइट में थोड़ी ना कुकिंग होता है, वहां तो सब प्री कुक्ड फूड पहुंचता है। अब वो जो प्री कुक्ड फूड वहां पे पहुंचता है वो हो जाता है ठंडा, मतलब वो रूम टेम्परेचर का हो जाता है। आप एसी में अगर बैठोगे तो बिल्कुल वैसा ठंडे रहता है। तो वहां पर अगर कोई ये पॉइंट रेस करे तो कर सकता है कि गुड्स आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, व्हाई? बिकॉज द परोठा हैज टू बी सर्व्ड इन द हॉट स्टेट, मतलब इट शुड बी warm, it should be, if it is not hot at least it should be warm, it should not be at the room temperature। बट वो पहले से इस चीज को अनाउंस करते हैं दैट इट इज इन द डिलीवरेबल स्टेट, तो आपको वहां पर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। सपोज आपने कोई फूड या आप मील टिकट के साथ बुक किया, और वहां पर जब आप फ्लाइट में आपको वो पराठा देता है और आप बोलते हो नहीं नहीं पराठा तो गर्म नहीं है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, गिव मी माई रिफंड, तो आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो आप प्री मील बुक करते हो उस टाइम पर वो पहले ही आपको बोल देता है दैट द डिलीवरेबल स्टेट विल बी, दैट द फूड विल बी इन द रूम टेम्परेचर। बट हाँ, ये वाला केस अगर आप देखो तो यहाँ पर आप बोल सकते हो यस डिलीवरेबल स्टेट नहीं है, अगर वो वेसल से ही आपको उठाने को बोलता है, और अगर आपको वो एक कंटेनर में दे देता है आपका वाला पोर्शन, तो फिर आप क्या बोलोगे? दिस इज इन डिलीवरेबल स्टेट। बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? राइट? तो आप ये पॉइंट ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि मैं गुड्स को रिजेक्ट कर दूंगा या मैं गुड्स को एक्सेप्ट कर लूंगा, आप ये मत देखना। इन नॉर्मल टर्म्स क्या उस गुड्स को एक्सेप्ट किया जाएगा या उसको रिजेक्ट किया जाएगा, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे डिसीजन लोगे। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे गुड्स डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड्स। अब देखो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको कई बार यहाँ पे दिखेगा। एक होता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स और एक होता है डॉक्यूमेंट्स शोइंग द टाइटल ऑफ द गुड्स। अब देखो अगर आप ये देखो कि वेदर देर इज अ डॉक्यूमेंट विच इज शोइंग द टाइटल, का क्या मतलब होगा? सबसे पहले तो इसको समझ लो, टाइटल का क्या मतलब होता है। यहाँ पे
टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। और ओनरशिप आपके पास कब माना जाएगा कि क्या आपके पास आप उसके ओनर हो या आप नहीं हो। देखो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, हालांकि गुड्स का एग्जांपल नहीं है, बट मैं आपको ऐसे बोलता हूं। ये एक है 2,000 रुपए का नोट, ठीक है। ये वैसे नोट किसका है? ये नोट बिलोंग करता है गौरव गुप्ता को, लेकिन ये मेरे पास आ गया। आप मुझे बताओ इसका ओनर कौन है? इसका ओनर कौन है? गौरव गुप्ता। कैसे? गौरव गुप्ता इसका ओनर कैसे हुआ? हाँ, इस गौरव गुप्ता ओनर। क्या इसके ऊपर गौरव का नाम लिखा है? इस पे गौरव का नाम नहीं लिखा। अगर गौरव का नाम नहीं लिखा मतलब ये 2,000 का नोट जिसके पास वो इसका ओनर। यस और नो? या तो गौरव को प्रूफ करना होगा कि आनंद सर ने मेरे से चुराए हैं, मेरे वॉलेट से पैसा निकाला, ये देखो सीसीटीवी फुटेज है, वो बात अलग है। अगर लेकिन गौरव इन सब चीजों को प्रूफ नहीं कर पाता तो इन दैट केस कौन इसका ओनर? मैं इसका ओनर। यस और नो? ठीक है। अभी मेरे साथ हुआ था बैंगलोर में, वाइल आई वाज इन द फ्लाईओवर, मैं ऐसी वॉलेट से कोई डॉक्यूमेंट निकाल रहा था, तो वो उस चक्कर में एक 500 का नोट जो था वो उड़ गया। ठीक है। आई गॉट डाउन और मैं जाके वहां पे सर्च करने की कोशिश किया, मेरे को वो नहीं मिला। पर वो जिसको भी 500 का नोट मिला है क्या वो उसको यूज कर सकता है? 500 का नोट कोई भी उसको यूज कर सकता है? आंसर इज यस। वो जिसके पास भी जाएगा, सपोज वो किसी स्टोर में सामान खरीदने के लिए जाएगा, तो वो थोड़ी ना बोलेगा आधार कार्ड दिखाओ, ये इसमें जो आधार कार्ड है आपका आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा, यू आर नॉट द ओनर। यस और नो? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जिसके पास भी है वो उसका ओनर। ठीक है। दूसरा होता है, देखो, एक मेरे पास बैंक का बॉन्ड है, ठीक है। या आप एग्जाम्पल ले लो, एक चेक है और उसको क्रॉस चेक हम बोलते हैं, क्रॉस चेक है और वहां पर मेरा नाम लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ हु इज द ओनर? इस पे गौरव गुप्ता का नाम लिखा हुआ है और ये चेक मेरे हाथ लग गया। अब मुझे बताओ हु इज द ओनर? मेरे हाथ ये चेक लग गया। अब कुछ भी हो जाए, हु इज द ओनर? इट इज गौरव गुप्ता हु इज गोइंग टू बी द ओनर। यस और नो? अरे हाँ या ना? ठीक है। अब आप ये ध्यान रखना और अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पर इनको पढ़ते हैं। तो आप देखो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, इट इंक्लूड्स बिल ऑफ लैडिंग, डॉक वारंट। बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है? जब गुड्स को हम इंपोर्ट करते हैं तो बिल ऑफ लैडिंग होता है जो कि फाइल किया जाता है, ठीक है, कस्टम अथॉरिटीज को। बिल ऑफ लैडिंग। डॉक वारंट। डॉक वारंट क्या? जब गुड्स को हम उतार देते हैं, पोर्ट पे उतार देते हैं, तो उसका वारंट, ठीक है, वहां पर ये बेसिकली शो करता है कि ये मेरा गुड्स है। देन वॉर की हाउस वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट्स, ये वॉर फिंगर्स सर्टिफिकेट। वेयर हाउस कीपर जो मैंने आपको बताया गोडाउन वाला। वॉर फिंगर सर्टिफिकेट ट्रांसपोर्टर का, या फिर रेलवे रिसिप्ट, मैंने गुड्स को यहाँ पे लगाया और वहां पर किसी ने गुड्स को एक्सेप्ट किया। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, वारंट और द ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ये देखो, order for the delivery of the goods, and any other document which is used in the ordinary course of business as the proof of the possession or control of the goods, authorizing, right, either by the endorsement or by delivery, the possession of the goods, of the documents to the transfer and receive goods thereby represented। तो ये सब आपके लिए क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स। वह डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके लिए, ये आपका बता रहा, सी, उस पर आपका नाम लिखा है या जो भी आपका है, ये आपके लिए हो गया डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड्स। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये देखो यहाँ पर जो लाइन दिया हुआ है,
दिस लिस्ट इज ओनली इलस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब इसके अलावा और भी कोई चीजें आ सकती है जो कि बन जाएगा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स। बट अल्टीमेटली आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये क्या कर रहा है, इज इट a proof of the possession or not. If it is the proof of the possession, then this is documents of the title to the goods. Now any other document which has the above characteristics, मैंने बताया, will fall into this category. Though a bill of lading is a document of title, a maid's receipt is not regarded as the law. अच्छा ये आप इग्नोर करो एक बार, ये ध्यान रखना, a document amounts to the document of title only when it shows unconditional undertaking to deliver the goods to the holder of the डॉक्यूमेंट। ये हो जाता है आपका डॉक्यूमेंट टू द टाइटल ऑफ द गुड्स, कि कोई भी एक चीज है, मैंने अगर गुड्स आपको डिलीवर कर दिया तो आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन मैंने रेडी रखा होगा, तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन है दैट शुड बी अनकंडीशनल, मतलब अनकंडीशनली ये गुड्स मैंने ट्रांसफर कर दिया आपको, तो ये बन जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स। हावेवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। सो a share certificate is a document showing title, but not a document of title. It merely shows that the person named in the share certificate is entitled to the shares represented by it, but does not allow the person to transfer the shares mentioned therein by mere endorsement on the back of the certificate and the delivery of the certificate. तो आप यहाँ पर यही चीज देखना कि क्या mere endorsement से ट्रांसफर हो सकता है या नहीं। अगर मेयर एंडोर्समेंट से ट्रांसफर हो जाएगा तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, और दूसरा हो जाएगा डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, क्योंकि इस सर्टिफिकेट पे गौरव का नाम लिखा है, सो दिस डॉक्यूमेंट शोज द टाइटल, लेकिन 2000 का नोट जिसके पास है वो उसका ओनर, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। गाइस इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, राइट। तो भले ही वहां पर नाम किसी का भी लिखा हो, लेकिन अगर मेरे हाथ लग गया और ये एक वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा तो ये बन जाएगा डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल टू द गुड्स। और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, वहां पर जिसका नाम लिखा है वही उसका ओनर होगा, जब तक नाम चेंज नहीं होगा तब तक वही ओल्ड पर्सन उसका ओनर रहेगा। फिर आप देखिए मर्केंटाइल एजेंट, ये नेक्स्ट आता है मर्केंटाइल एजेंट। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, आई थिंक अभी अगर अकाउंट्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कंसाइनमेंट, पढ़ा है आपने ये चैप्टर, ये है फाउंडेशन के अंदर अकाउंट्स में ये चैप्टर, कंसाइनमेंट अकाउंट्स। हाँ तो कंसाइनमेंट अकाउंट्स में आपने एजेंट पढ़ा होगा, मर्केंटाइल एजेंट, डेल क्रेडिटर कमीशन, ऐसा करके आपने पढ़ा होगा, राइट। तो आप ये देखो मर्केंटाइल एजेंट क्या रहता है। सो मर्केंटाइल एजेंट इज बेसिकली द एजेंट having in the customary course of business as the agent either to sell the goods or to consign the goods for the purpose of sale or to buy the goods or to raise money on the security of the goods। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, मर्केंटाइल एजेंट। तो आपके जो ब्रोकर हो गए, फिर कंसाइनी हो गया, ये सब आपके क्या है, मर्केंटाइल एजेंट। तो मर्केंटाइल एजेंट क्या करता है, आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में या तो आपके बिहाफ में गुड्स को खरीदता है या आपके बिहाफ में गुड्स को बेचता है। ओके, ये हुआ मर्केंटाइल एजेंट। फिर आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से सिंपल मतलब आप यहाँ पे ध्यान रखना, प्रॉपर्टी मींस द ओनरशिप, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, प्रॉपर्टी मींस द ओनरशिप। आप मेरे को एक बात बताओ, चलो आई एम यूजिंग अ सैमसंग मोबाइल फोन, ठीक है। अब ये सैमसंग मोबाइल फोन को मैं सर्विस सेंटर में दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली आपके मतलब कल परसों में जब भी उनके पास वो स्पेयर पार्ट आ जाएगा, मैं ये सर्विस सेंटर में उनको दूंगा, ठीक है। मैं ये जब सर्विस सेंटर में ये मोबाइल फोन दूंगा, ये मोबाइल फोन जाएगा किसके लिए, फॉर द रिपेयर वर्क, वो स्क्रीन पूरा चेंज करेंगे एंड देन दे आर गोइंग टू गिव मी बैक द फोन। आप सबसे पहले मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ, इज प्रॉपर्टी गेटिंग ट्रांसफर्ड, यस और नो? क्या मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ? तो इसका करेक्ट आंसर है नो, मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहा। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। चलो सेकंड, आप मुझे बताओ क्या ये बेलमेंट है?
इज दिस अ बेलमेंट? एक आंसर आया मेरे पास, बाकी जने? दिस इज अ बेलमेंट। ओके, ये पॉइंट आप यहां पे ध्यान रखना। मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? मैं खाली इसको रिपेयर के लिए दे रहा हूं। पर सपोज करो यही मोबाइल फोन मैं उनको दे दूं, किसके लिए? फॉर एज अ पार्ट ऑफ सेल, मैंने उनको बेच दिया। मैं बोला चलो एक्सचेंज ऑफर, सेल कैसे? एक्सचेंज ऑफर। क्या आप ये बोलोगे मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया? अब इस केस में आप क्या बोलोगे? यस सर, आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। क्या ये बेलमेंट है? ये बेलमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि बेलमेंट में गुड्स तो हम क्या ट्रांसफर करते हैं? बेलमेंट में पोजेशन ट्रांसफर करते हैं, ओनली पोजेशन इज ट्रांसफर्ड। बट जब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो हम क्या ट्रांसफर कर देते हैं? ओनरशिप। इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे नो है और यहाँ पर यस है, और इधर नो और इधर यस है। आप बताओ जी, ये क्लियर हुआ? अरे क्लियर। ओके, चलिए फिर हम यहाँ पर आगे देखते हैं ये पॉइंट्स को। तो आप देखो, प्रॉपर्टी हियर मींस ओनरशिप। So in every contract of sale, the ownership of the goods must be transferred. ये देखो, the ownership of the goods must be transferred by the seller to the buyer. Okay, or there should be an agreement by the seller to transfer the ownership of the goods to the buyer. इसको हम यहाँ पर बोलेंगे property. So the property in the goods means the general property, that is all ownership rights on the goods. Okay, अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट आ रहा है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी। अब एक कई बार इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज जनरल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज स्पेशल प्रॉपर्टी। देखो, जनरल प्रॉपर्टी मतलब मैं फिलहाल गुड्स का ओनर हूं, तो ये हो गया मेरे लिए जनरल प्रॉपर्टी। लेकिन स्पेशल प्रॉपर्टी में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि गुड्स जो है वो गुड्स मेरा नहीं है, मेरे पास प्लेज किया हुआ है। लेकिन जैसे ही वो प्लेज को मैं इन्वोक कर दूंगा तो मेरे पास वो गुड्स का ओनरशिप आ जाएगा। देखो, जैसे एक सिंपल एग्जांपल, मैंने सैमसंग वाले से फोन रिपेयर करवाया, ठीक है। मैंने गुड्स को, ये फोन को रिपेयर करवाने के बाद आई हैव नॉट मेड द पेमेंट। सिंस आई हैव नॉट मेड द पेमेंट, ओके, सैमसंग वाले बोलते हैं वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू द फोन। उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने फोन को रिटेन कर लिया। तो सैमसंग के पास क्या है? क्या सैमसंग के पास अभी जनरल प्रॉपर्टी है? आंसर इज नो, ये हो गया स्पेशल प्रॉपर्टी। दे हैव द स्पेशल प्रॉपर्टी कि कल को अगर मैंने अपने रिपेयर के पैसे नहीं दिए तो सैमसंग वाले के पास राइट है कि वो ले जाकर इसको बेच दे और अपना पैसा रिकवर कर ले। लेकिन सपोज करो सैमसंग वाले को मैंने इसका पूरा पेमेंट कर दिया और उन्होंने फोन को रिटर्न कर दिया, तो इन दैट केस हु हैज द जनरल प्रॉपर्टी? हियर आई वुड से आई एम द ओनर, आई एम हैविंग द जनरल प्रॉपर्टी। मेरे पास जनरल प्रॉपर्टी है। यहां पर भी किस जनरल प्रॉपर्टी किसके पास है? देखो, स्पेशल प्रॉपर्टी किसके पास है? स्पेशल प्रॉपर्टी इज विद सैमसंग, बट हु इज हैविंग द जनरल प्रॉपर्टी? आई एम हैविंग द जनरल प्रॉपर्टी। जब ये लोग इस प्लेज को इन्वोक कर देंगे, मतलब ये पैसा मैं उनको नहीं दे पाऊंगा, तो वो बोलेंगे चलो आज से ये मोबाइल फोन मेरा। तो फिर इन दैट केस सैमसंग के पास चला जाएगा जनरल प्रॉपर्टी और मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, मतलब मेरे पास कोई भी ओनरशिप नहीं रहेगा। तो आप ये यहाँ पर ध्यान रखना that the property in the goods means the general property, that is all ownership rights of the goods. And यहाँ पर आ रहा है that the general property in the goods is to be distinguished from the special property. So it is quite possible that the general property in a thing may be in one person and special property for the same thing may be with the another person. तो जैसे आप यहाँ पे देखो, वो जो मोबाइल फोन है उसके लिए सैमसंग के पास क्या है? स्पेशल प्रॉपर्टी, और मेरे पास क्या है? जनरल प्रॉपर्टी। तो एक ही प्रोडक्ट है लेकिन वहां पर क्या है? दो दो ओनर्स यहाँ पे है। अब ओनर्स बोलना तो गलत हो जाएगा, बट यस, दो तरीके के ओनरशिप राइट्स यहाँ पर है। आई हैव द जनरल प्रॉपर्टी क्योंकि इस मोबाइल फोन का मैं ओनर हूँ, और सैमसंग हैज गॉट द स्पेशल प्रॉपर्टी क्योंकि उन्होंने इसको रिटेन करके रखा हुआ है। सो व्हेन अ आर्टिकल इज प्लेज्ड, द जनरल प्रॉपर्टी is transferred subject to the special property continuing to remain with another person, that is the pledgee who has
the right to retain the goods is pledged till the payment of the stipulated dues. अब इसका क्या मतलब हो गया, आप चेक करो. सपोज ये मोबाइल फोन मैं गौरव गुप्ता को बेच देता हूं, तो गौरव अगर आप ये मोबाइल फोन जो सैमसंग रिपेयर सेंटर में पड़ा है ये आप मुझसे खरीद लेते हो, तो क्या आपको स्पेशल प्रॉपर्टी मिलेगा या जनरल प्रॉपर्टी? आंसर इज आपको जनरल प्रॉपर्टी मिलेगा. पर क्या सैमसंग के पास से स्पेशल प्रॉपर्टी चला जाएगा? आंसर इज नो. सैमसंग के पास फिर भी स्पेशल प्रॉपर्टी रहेगा और सैमसंग आपको बोलेगा अच्छा अब आप नए ओनर बने हो, कोई बात नहीं, चलो ये मोबाइल फोन का जो रिपेयरिंग का कॉस्ट है ये आ रहा है 10,500 रुपया. फर्स्ट पे दिस 10,500 रुपीज टू मी, ओनली देन यू विल गेट द मोबाइल फोन. आप बताओ ये क्लियर हुआ? तो ये आ जाता है आपका जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी. फिर आप देखिए यहाँ पे इंसॉल्वेंट. तो इंसॉल्वेंट वो इंसान जो बेसिकली व्हेन ही cease to pay the debt in the ordinary course of business or cannot pay his debt as they become due, whether he has committed an act of insolvency or not. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप देखो, मैं इसको हाईलाइट करके देता हूँ. whether he has committed an act of insolvency or not. और आप मुझे अब एक एग्जाम्पल का आंसर करोगे और आप बताओगे क्या यहाँ पे इंसान इंसॉल्वेंट है या नहीं. तो आप देखो ए का जो प्रॉपर्टी है, ए का जो प्रॉपर्टी है दैट प्रॉपर्टी इज वर्थ 3 लाख रुपीस और ए के पास डेट्स जो है वो है 5 लाख रुपए के. राइट. अब इस केस में आप क्या बोलोगे, क्या ए इंसॉल्वेंट है या नहीं? ध्यान रखना अभी तक वो कोर्ट में नहीं गया है, वो कोर्ट में नहीं गया है. आपको इंसॉल्वेंसी पता है किस तरह से सेटअप किया जाता है? सेटअप मतलब हाउ इज दिस, हाउ डज दिस वर्क, हाउ डज दिस वर्क? देखो सबसे पहले क्या होगा, एक इंसान होगा, ठीक है, ये इंसान है, इस इंसान के पास एसेट्स होंगे. अब नॉर्मली क्या होता है, एसेट्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द लाइबिलिटीज. तो इस इंसान को हम क्या बोलेंगे, ये इंसान है सॉल्वेंट. ठीक है. लेकिन फिर आपके पास ऐसा होता है एक ऐसा इंसान एसेट जिसके पास, सॉरी ये उल्टा हो गया, दिस इज इंसॉल्वेंट और ये हो गया सॉल्वेंट. ही इज अ सॉल्वेंट पर्सन और ये हो गया आपके लिए इंसॉल्वेंट पर्सन. अब आप देखो यहां पर बात कैसे हो रहा है, एसेट्स कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है. इसके बाद ये इंसान जाएगा कोर्ट में, या तो ये जाएगा या कोई क्रेडिटर इसको कोर्ट में लेकर जाएगा और कोर्ट इसको बोलेगा दिस पर्सन इज नाउ इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट कैसे होगा, देखो इसके सारे के सारे एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा और फिर इसको कोर्ट डिक्लेयर कर देगा इंसॉल्वेंट. आपने अकाउंट्स में भी कई बार पढ़ा होगा बैड डेट्स के जर्नल एंट्री के टाइम पे दैट ही बिकेम इंसॉल्वेंट ओनली 50 पैसा कुड बी रिकवर्ड. तो इसका क्या मतलब होता है, कोर्ट यहाँ पे क्या करता है, कोर्ट इसके जितने भी एसेट्स है उन सारे एसेट्स को सेल ऑफ कर देता है और उससे जितना भी लाइबिलिटीज पे किया जा सके वो लाइबिलिटीज को पे कर देता है टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. और अगर कोई लाइबिलिटी पे नहीं हो तो उसको फिर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इग्नोर करते हैं और बोलते हैं कि चलो अब ये माफ हो गया. ठीक है. तो जो क्रेडिटर है उसको कुछ नहीं मिलता, डेटर को हम बोलते हैं चलो अब जाके अपनी जिंदगी को फ्रेश स्टार्ट करो. तो ही विल बी डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट. आप बताओ इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या बोलता है, एक ऐसा इंसान जो अपने डेट्स को नहीं पे कर पाएगा, who ceases to pay his debts in the ordinary course of business or the person who cannot pay the debts as and when they become due will be insolvent irrespective whether he has committed the act of insolvency or not. मतलब वो कोर्ट में गया नहीं गया, ये जो पूरा स्टेज है, ये जो पूरा स्टेज है दिस इज irrelevant. This entire part is irrelevant. आप बताओ is this clear guys, is this clear? ये टोटली क्या है, irrelevant है, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमें. बस खाली ऐसा हो जाए कि वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पाएगा, उस इंसान को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे इंसॉल्वेंट. देखना ये सारा डेफिनेशन आगे जाके आपके लिए रेलेवेंट
हो जाएगा। फिर देखो प्राइस तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स, एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स इज बेसिकली देयर स्टेट और द कंडीशन। तो यहाँ पे जाके हमारा जो डेफिनेशंस है वो डेफिनेशंस क्या होता है, कंप्लीट। आप बताइए क्या ये आप लोगों को समझ में आया पूरा? क्या आप लोगों को ये सारे डेफिनेशंस क्लियर हुए? अब देखो यहाँ पर ये सारे डेफिनेशंस वापस से रिपीट होंगे जब हम रेलेवेंट चीजों को डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पर आ जाता है आपके पास सेक्शन नंबर 4 जो डिस्कस करता है सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल के ऊपर। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। अब आप समझ रहे हो प्राइस का क्या मतलब है यहाँ पे? प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन। नाउ देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। मतलब क्या हो गया, इसका क्या मतलब हो गया? ये देखो, देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। गौरव और मैंने मिलकर एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, 50% स्टेक मेरा, 50% स्टेक गौरव का। अब गौरव बोलता है सर एक काम करो, मैं आपको आधे पैसे देने को रेडी हूं और ये गाड़ी 100% मेरे नाम पे कर दो। क्या हम दोनों के बीच में एक सेल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? ध्यान रखना, आई एम ऑल्सो द पार्ट ओनर। हमने सपोज करो 50 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, 25 लाख रुपए गौरव ने दिए, या लेट्स से 30 लाख रुपए गौरव ने दिए, 20 लाख रुपए मैंने दिए। गौरव बोलता है सर मैं आपको 20 लाख रुपए पे करने को रेडी हूं, आप एक काम करो, ये गाड़ी 100% मेरे नाम पे कर दो। तो क्या मैं यहाँ पे गौरव के नाम 100% कर सकता हूँ, या मेरे और गौरव के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है? Answer is yes. Answer is yes. There may be a contract of sale between one part owner and another. आगे क्या बता रहा है? A contract of sale may be absolute or may be conditional. Absolute का क्या मतलब? It is 100%, कुछ भी हो जाए, ये मैं आपको बेच रहा हूँ, ये आपका ओनर है। और कंडीशनल मतलब ये हो जाएगा आपके लिए कॉन्टेंजेंट। ये क्या हो जाएगा? कॉन्टेंजेंट। तो आप देखिए, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, contract of sale, the property in the goods, ठीक है, the property in the goods is transferred from the seller to the buyer, the contract is sale. But where the transfer of the property in the goods takes place at a future time or subject to some conditions to be fulfilled, तो हम उसको क्या बोलेंगे? The contract is an agreement to sell. Is this clear? Is this point clear? फिर देखिए, an agreement to sell becomes a sale when the time elapses or the conditions are fulfilled. तो agreement to sell सेल कब बन जाएगा? जब वो टाइम पूरा हो जाए या फिर वो जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो जाए, तो फिर हम वहां पर क्या बोलेंगे? ये agreement to sell बन गया सेल। Guys, is this clear? An agreement to sell becomes sell. Okay, देखो, agreement agreement to sell this, sorry, agreement to sell this will become a sale कब? जब टाइम elapse हो जाए 2 महीने बाद, या फिर जो कंडीशन है वो मीट कर जाए। दो में से कोई एक चीज होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए? अग्रीमेंट टू सेल से ये बन जाएगा सेल। आप बताइए, इज दिस क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ? 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हेन डज अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पर क्या हो जाएगा? जब इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, या तो टाइम elapse हो जाए या कंडीशन मीट हो जाए। तो ये देखो, ये सेल और अग्रीमेंट टू सेल वापस से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। सो व्हेन डज एन सेल becomes sale, agreement to sell becomes in sale, so when the time elapses or the conditions are fulfilled, तब ये दोनों चीज रहेगा।
फिर देखिए द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट कोएग्जिस्ट सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट द सेल ऑफ गुड्स अंडर द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से आप देखो जैसे आपका सेक्शन नंबर 10 था ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये आपके लिए बन जाएगा व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर अ वैलिड सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आता है देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, वन सेलर अनदर बायर। दूसरा द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी व्हाट गुड्स, एक तो बायर सेलर होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे गुड्स होना चाहिए। गुड्स ओनली द मूवेबल प्रॉपर्टी, भले ही फिर वो एग्जिस्टिंग हो या फिर फ्यूचर गुड्स हो। इसके अलावा द प्राइस इज टू बी पेड इन मनी एंड नॉट इन काइंड, ठीक है। बट देयर इज नथिंग दैट प्रिवेंट्स द कंसिडरेशन फ्रॉम बीइंग पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन काइंड। तो पार्टली मनी पार्टली काइंड चलेगा बट 100% काइंड यहाँ पर नहीं चलेगा। देन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स शुड बी फ्रॉम द सेलर to the buyer, this must takes place. And then a contract of sale may be absolute or it may be conditional, and all other elements of the valid contract should be there, मतलब legality of the objects, consideration, ठीक है, competency of the parties, ये सब आपका मीट करना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, there is a sale or the transaction is covered under the सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नहीं तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर में कवर्ड नहीं होगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर? ओके, फिर आप देखिए डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। तो यहां पर आ रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस ऑन टू द बायर इमीडिएटली, जब आप गुड्स को सेल करते हो। ये भी अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप देखो जो प्रॉपर्टी है वो इमीडिएटली ट्रांसफर होता है और ये ट्रांसफर होगा किसी फ्यूचर डेट में। मैं बस खाली जो कोर पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपने गुड्स को बेच दिया, ठीक है, आपने गुड्स को अगर बेच दिया और फिर बायर पेमेंट वगैरह नहीं कर रहा, जो सेलर है वो गुड्स का डिलीवरी नहीं दे रहा या बायर पेमेंट नहीं कर रहा, यहाँ पर आ जाएगा the seller can sue the buyer for the price of goods. Agreement to sell के अंदर you can only claim the damages. आप सिर्फ damages ही यहाँ पर claim करोगे and not the price, ठीक है। अब देखो सेल, इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं तो आप समझ जाओगे। मैंने किसी से सामान खरीदना था, मैंने वो सामान ले लिया और अब मैं उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ या मैं उसका पेमेंट नहीं कर रहा, तो सामने वाला मेरे को बोलेगा पूरा का पूरा प्राइस पे करो जितने का था। सपोज वो सामान 10,000 रुपए का था, तो वो मेरे को बोलेगा पूरा का पूरा 10,000 पे करो। लेकिन सपोज करो मैंने अग्रीमेंट तो सेल किया और फिर मैंने उसको नहीं लिया, तो वो क्या बोलेगा, यार तुम्हारे चक्कर में ये 10,000 का सामान मैंने अपने गोडाउन में मंगवाया था, अब आप इसको खरीद नहीं रहे हो, अब मुझे किसी और को इसको इमीडिएटली बेचना होगा और किसी और को अगर मैं बेचूंगा तो ये 7,000 रुपए में बिकेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सिर्फ मुझे 3,000 रुपीज का डैमेजेस पे करना होगा। रिमेंबर द रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस पे करना है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ डैमेजेस पे करना पड़ेगा, प्राइस पे नहीं करना होगा, अनलेस जो प्राइस था वो हमने डिसाइड ही करके रखा था कि आपको एडवांस में पे करना होगा। तो फिर आता है लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। तो लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज में यहाँ पर क्या रहेगा, अ सब्सिक्वेंट लॉस और अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इज द लायबिलिटी ऑफ द बायर एंड subsequent destruction of the goods is the liability of the seller। इसका क्या मतलब है, और इसका सिंपल सा पॉइंट आता है। आप एक चीज देखो, जो भी गुड्स है, ठीक है, जो भी गुड्स है उसके ओनरशिप के साथ में रिस्क ट्रांसफर होता है। चलो मैं कहां पर लिखूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैं अभी यहां पर आपको लिख के दे रहा हूं, ये बार बार अब रिपीट होगा, ध्यान रखना। रिस्क एंड रिवॉर्ड, ओके, both are transferred along with the ownership। Risk and reward both are transferred along with the ownership। ये पॉइंट आप एकदम अपने दिमाग में सेट रख लेना। तो जो भी गुड्स का ओनर होगा वो सारा रिस्क उठाएगा और उसी को सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आपको सिंपल ये देखना, मतलब अगर कुछ अच्छा हो गया तो रिवॉर्ड भी किसका, ओनर का,
और कुछ नुकसान हुआ तो वो रिस्क भी किसका, ओनर का। जैसे आपने मुझसे एक शेयर खरीदा, ठीक है, आपने मुझसे एक शेयर खरीदा, लेट्स से कितने रुपए में, 100 रुपीज में आपने मुझसे एक शेयर खरीद लिया। अब इन फ्यूचर जब ये शेयर का प्राइस, ठीक है, जब ये शेयर का प्राइस सपोज करो अगले दिन शूट होके 1,000 रुपया हो गया, तो 900 का प्रॉफिट किसका, आपका। लेकिन सपोज करो ये शेयर हो गया 10 रुपए का, तो 90 का लॉस भी किसका, आपका। आपको ये पॉइंट आ रहा है समझ में गाइस, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड बोथ आर ट्रांसफर्ड विद द ओनरशिप। अब इसी को हम लोग इस एग्जांपल में देखते हैं। आप देखो अग्रीमेंट टू सेल के अंदर ओनरशिप किसके पास है। जब हम बात करते हैं अग्रीमेंट टू सेल, तो ओनरशिप किसके पास है, ओनरशिप किसके पास है अग्रीमेंट टू सेल के अंदर, बायर या सेलर, सेलर। द ओनरशिप इज विद द सेलर। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेल करेंगे तो ओनरशिप किसके पास होगा, द ओनरशिप विल नाउ गो टू द बायर। सिंपल एग्जांपल ले लो, आप मेहरबान से केक बनवा रहे हो, ठीक है, आपने केक खरीद लिया, तो ओनरशिप किसके पास है, आपके पास है। लेकिन मेहरबान वाले अंकल को आपने बोला मैं शाम को 5 बजे केक लेने के लिए आऊंगा, तो आपका अग्रीमेंट टू सेल तो हो गया, लेकिन ओनरशिप अभी भी किसके पास है, सेलर के पास है। अरे समझा, राइट। अब सपोज करो शाम को 5 बजे के पहले केक खराब हो जाए किसी भी वजह से, तो क्या आप पेमेंट करोगे मेहरबान वालों को, नो। वाई, क्योंकि आप क्या बोलोगे, रिस्क मेरे पास नहीं है, रिस्क आपके पास है। क्यों, क्योंकि जब तक सेल नहीं होता तब तक ओनरशिप किसके पास है, सेलर के पास ही है। अच्छा, सपोज करो केक आपको डिलीवर कर दिया, और जैसे डिलीवर किया आप बाहर निकले, बहुत तेज बारिश हुई, आपके पास अम्ब्रेला नहीं था और केक पूरा हो गया खराब। क्या मेहरबान वाला आपको केक रिप्लेस करके देगा, वो क्या बोलेगा, ओनरशिप आपके पास चला गया है, मैंने तो आपको ठीक ठाक स्टेट में केक दिया था, ओनरशिप आपको चला गया, नाउ यू आर द ओनर। बताइए जी, क्या ये क्लियर हुआ, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और एक एग्जांपल लो, आपने एक अग्रीमेंट किया, बोला सर जिस दिन मेरा सीए फाउंडेशन क्लियर होगा ना, उस दिन सर आपसे मैं आपकी गाड़ी को परचेज कर लूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई, हम अग्रीमेंट टू सेल में आ गए। ओनरशिप किसके पास है, आपके पास या मेरे पास, मेरे पास, ओनरशिप अभी भी मेरे पास है। अब आपका सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया, आपने आया मेरे को बोला सर ये लो, आपने मेरे को बोला था ये गाड़ी इतने की है, ये लो चेक सर, अब मुझे गाड़ी दो। अब मैं बोलूंगा यार वो गाड़ी तो डिस्ट्रॉय हो गया, आपका चेक लेने के बाद में मैं बोलूंगा वो गाड़ी तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप मुझे बताओ क्या वो वैलिड होगा। आप क्या बोलोगे, सर चेक रिटर्न करो, है कि नहीं, क्योंकि आपने मुझे गाड़ी कहाँ दिया। आया आपको समझ में, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने, इसका स्क्रीनशॉट लेते हो तो ले लो। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टी। सेम वे, बर्डन ऑफ रिस्क, बर्डन ऑफ रिस्क किसके पास रहेगा, रिस्क ऑफ लॉस विल बी विद द बायर, हियर द रिस्क ऑफ लॉस इज गोइंग टू बी विद द सेलर। सेम वे लायबिलिटी किसके ऊपर है, सेलर के ऊपर, यहाँ पे लायबिलिटी किसके ऊपर है, बायर के ऊपर। नेचर ऑफ राइट्स, ये क्या होता है, जस इन रेम जस इन परसोनम। जस इन रेम जस इन परसोनम का क्या मतलब होता है, देखो, जस इन रेम का मतलब टू द वर्ल्ड एट लार्ज, और परसोनम का मतलब हो जाएगा स्पेसिफिक पर्सन। देखो आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, या लेट्स से गौरव ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो गाड़ी खरीदेगा मेरे से, ठीक है, और इन द मेन टाइम ये गाड़ी मैंने किसी और को बेच दिया, क्या गौरव उस किसी थर्ड पर्सन के पास जाके, लेट्स से अनुश्री को मैंने गाड़ी बेच दिया, क्या गौरव अनुश्री से जाके गाड़ी रिकवर कर सकता है, क्या गौरव अनुश्री से जाके गाड़ी रिकवर कर सकता है, क्यों, क्योंकि
हमारे बीच में क्या हुआ था, मेरे और गौरव के बीच में हुआ था अग्रीमेंट टू सेल। और उस केस में गौरव के पास जो भी राइट्स है वो किसके अगेंस्ट है, वो सारे राइट्स गौरव के मेरे अगेंस्ट है। इट इज नॉट अगेंस्ट द कंपनी। अरे बताओ ये क्लियर हुआ। दूसरा, आपको मतलब कंपनी मतलब किसी और के अगेंस्ट उसका कोई राइट नहीं, अनुश्री के पास उसका कोई भी राइट नहीं होगा। अनुश्री गौरव को क्या बोलेगी, ए भाई मैं तेरे को नहीं जानती, जस्ट गेट लॉस्ट, ठीक है, परेशान मत कर मेरे को। लेकिन जब मैंने गौरव को सच्ची में गाड़ी बेच दिया, उसके बाद में सपोज करो ये गाड़ी मैं दोबारा अनुश्री को बेच देता हूं, तो क्या गौरव अनुश्री से गाड़ी रिकवर कर सकता है? यस, व्हाई, बिकॉज नाउ ही हैज अ राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड। अब पूरी दुनिया को वो बोल सकता है ये मेरी अपनी गाड़ी है। आप बताओ जी, ये क्लियर हुआ? इसको और एक तरीके से देखो, ये देखो, अग्र अग्रीमेंट टू सेल को आप ये मान लो डेटिंग, और सेल को आप मान लो वेडिंग, ठीक है। अगर आप डेट कर रहे हो तो आपका राइट किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक पर्सन ओनली, ठीक है। मतलब कोई और अगर आपके गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा है, गौरव की गर्लफ्रेंड को कोई और अगर आके डेट कर रहा है, तो गौरव किसी और इंसान को ऐसा नहीं बोल सकता ए बे स्टे आउट स्टे अवे, ये सब चीज क्यों, क्योंकि गौरव का राइट सिर्फ किसके अगेंस्ट है, सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोल सकता है कि देख बहन मत जा, बहन मत तो क्यों बोलेगा गर्लफ्रेंड को, बट एनीवे वो ये बोलेगा देख डोंट डंप मी और वट एवर द सिनेरियो इज। बट अगर गौरव की शादी हो गई उस गर्ल से, और उसके बाद में वो गर्ल अपने बॉयफ्रेंड के साथ गो अराउंड कर रही है विच इज नॉट गौरव, इन दैट केस गौरव कोर्ट में जाके बोल सकता है कि देखो ये मेरी वाइफ है एंड ये किसी और के साथ डेट कर रही है, कोर्ट आप एक काम करो इंजंक्शन ऑर्डर पास करो। अरे समझ में आया? अब गौरव गौरव तो डेफिनेटली नहीं भूलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेल में ये आ जाता है जस इन रेम जस इन परसोनम। फिर आता है राइट्स ऑफ रीसेल। तो सेलर कैन नॉट रीसेल, जैसे मैंने आपको बताया मैंने गौरव को गाड़ी बेच दी, अब दोबारा ये गाड़ी मैं अनुश्री को नहीं बेच सकता। और अगर मैंने बेच भी दिया तो गौरव के पास होगा जस इन रेम, ही कैन रिकवर द कार फ्रॉम अनुश्री। बट जब अग्रीमेंट टू सेल होगा तो ये काम हो सकता है, बिकॉज सेलर इज अलाउड टू सेल द गुड्स, क्योंकि ओनरशिप किसके पास है, अभी भी सेलर के पास है, तो ओनर इज फ्री टू डू वॉट एवर द ओनर विशेस टू डू सो। आप बताओ इज दिस क्लियर? ओके। फिर आपको मॉड्यूल में और मिलेंगे सेल विच इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि हायर परचेज हो गया। तो हायर परचेज आप लोगों को पता है क्या होता है? डू यू ऑल नो व्हाट इज हायर परचेज? ओके, हायर परचेज में बेसिकली क्या होगा, आप गुड्स को खरीदते हो और आप डाउन पेमेंट करते हो। देखो जैसे कोई एक गुड्स है जिसका प्राइस है 1 लाख रुपीज, आप बोलते हो मैं 1 लाख रुपया पूरा पे नहीं करूंगा और मुझे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे चाहिए, तो वहां पर क्या होगा, वो आपको बोलेगा चलो मैं इसमें मार्जिन लगा देता हूँ और करता हूँ 1,20,000 रुपया। और फिर वो आपको बोलेगा एक काम करो, आप हर महीने मेरे को लेट्स प्रिज्यूम 15,000 रुपया पे करोगे, 15,000 रुपीज आप मुझे 8 महीने के लिए पे करोगे और ये गाड़ी को आप उठा के ले जाना। तो आप हर महीने 15,000 15,000 15,000 रुपए का पेमेंट करोगे। तो ध्यान रखना आप टोटल कितने इंस्टॉलमेंट्स पे करने वाले हो, 8 इंस्टॉलमेंट्स पे करने वाले हो, ठीक है। जब तक आप ये 8th इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते, तब तक इस गुड्स का ओनर कौन रहता है, इस गुड्स का ओनर होता है सेलर, ठीक है। पोजेशन किसके पास होगा, आपके पास होगा, गाड़ी को आप यूज कर रहे होगे, सब कुछ आपके पास रहेगा, लेकिन जब तक आप ये 8th इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते तब तक आप उस गुड्स के ओनर नहीं बन सकते। तो ये देखो सेल और हायर परचेज में ऐसे रहता है। सो टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, तो सेल के अंदर प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हो जाएगा, ओनरशिप कब ट्रांसफर हो जाएगा, इमीडिएटली। लेकिन हायर परचेज में कब होगा, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तब। पहला पॉइंट तो ये। पोजीशन ऑफ द पार्टी, बायर इज द ओनर ऑफ द गुड्स, यहाँ पे बायर इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स, यहाँ पे बायर इज जस्ट गोइंग टू एक्ट लाइक अ बेली, बायर इज जस्ट गोइंग टू एक्ट लाइक द बेली टिल द टाइम वो लास्ट इंस्टॉलमेंट को पे नहीं करता। टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बायर के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सके, लेकिन यहाँ पे हायरर जो है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है बाय रिटर्निंग द गुड्स।
और वो फिर बोल देगा मैं आपको बचे हुए इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करूंगा, ये गुड्स आप यहाँ पे ले जाओ। ऑफ कोर्स उसके ऊपर वो डैमेजेस वगैरह जो है वो सब तो पे करेगा ही, बट वो बोल सकता है ये गुड्स मैं आपको नहीं पे करूंगा या इसका पेमेंट मैं नहीं दूंगा, आप ले जाओ इसको। बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, द सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी। इसका क्या मतलब हो गया, अगर मैंने गुड्स बेच दिया और पैसे नहीं आए, और इन द मेन टाइम जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो इन दैट केस वो पैसा गया, रिकवर नहीं हो पाएगा। लेकिन हायर परचेज में ऐसा नहीं होगा। हायर परचेज में क्योंकि ओनरशिप अभी भी समान मेरे पास है। सी देखो, अगर मैंने गुड्स गौरव को बेचा, ठीक है, तो अब गुड्स का ओनर कौन बन गया है, गौरव बन गया है कि नहीं। अब गौरव से मुझे पैसे लेने हैं, गौरव पेमेंट कर नहीं रहा और गौरव हो गया इंस्टॉलमेंट, तो कोर्ट के पास ये केस जाएगा और कोर्ट बोलेगा सारा का सारा जो इसके एसेट्स है वो सबको एक जगह इकट्ठा करो, इंक्लूडिंग द एसेट्स और द गुड्स दैट आई हैव सोल्ड टू गौरव। अब मैं कोर्ट को अगर बोलूंगा लॉर्डशिप वो देखो वो जो गुड्स आप देख रहे हो ना वो मेरा है, वो गौरव का नहीं है, तो कोर्ट क्या बोलेगा, ए तुम साइड में बैठो, इन सारे गुड्स को बेचकर जो पैसा आएगा वो फिर मैं प्रोपोर्शनेटली यहाँ पर आपको पे करूंगा। तो सेलर इज टेकिंग द रिस्क, ठीक है, कि कल को अगर गौरव इंस्टॉलमेंट हो गया तो पूरा का पूरा लॉस मेरा। लेकिन हायर परचेज में ऐसा नहीं होगा। हायर परचेज में जो ओनर है वो जाकर कोर्ट को बोलेगा एक मिनट, ये जो गुड्स आप यहाँ पे सेट असाइड कर रहे हो बेचने के लिए, ये आप नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि ये गुड्स किसका है, ये मेरा है, मैंने इसको हायर परचेज में बेचा, इसका ओनर अभी भी कौन है, मैं हूं, उसने अभी तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किया नहीं है, तो इस गुड्स को आप बेच के गौरव का पेमेंट नहीं कर सकते, ये मेरा गुड्स है, इससे मेरा ही पेमेंट होगा, या ये गुड्स को मैं बेचूंगा और मैं अपने पैसे रिकवर करूंगा। तो ये पॉइंट आ जाता है। सो बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, तो सेल में तो कौन लेता है रिस्क, सेलर रिस्क लेता है, और हायर परचेज में देयर इज नो रिस्क ओनली। क्यों? क्योंकि गुड्स तो मेरा ही, या तो मुझे पैसे मिलेंगे और अगर पैसे नहीं मिले तो मेरे को गुड्स रिटर्न कर दिया जाएगा, पर ये पेमेंट किसी और को नहीं मिलेगा, इन गुड्स से किसी और को पेमेंट नहीं मिलेगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल देखो, द बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेसर फ्रॉम हिम। तो मैंने अगर गौरव को सामान बेचा तो गौरव फर्दर किसी और को बेचेगा तो उसको वैलिड टाइटल मिल जाएगा। लेकिन अगर हायर परचेज में गौरव ने मुझसे खरीदा है तो फिर उसको टाइटल नहीं मिलेगा जिसने खरीदा है, ठीक है। हालांकि अगर वो बेचना चाहे तो बेच सकता है, और सामने वाला इंसान अगर अग्री करता है, सपोज गौरव ने 5 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए और उसके बाद वो जो गुड्स है वो बेच दिया अनुश्री को, तो वैसे तो अनुश्री को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन अगर अनुश्री अग्री कर जाए कि हाँ वो जो बचे हुए 3 इंस्टॉलमेंट में है, 6, 7 एंड 8 आई एम रेडी टू पे, देन इन दैट केस यहाँ पे गौरव इसको बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो रीसेल में आप यहाँ पे देखो, the buyer in sale can resell the goods without any condition, but the higher purchaser cannot resell unless he has paid all the installments। आप बताओ ये क्लियर हुआ, हायर परचेज और सेल, क्या ये क्लियर हुआ? ओके तो बस आप यहाँ पर ये ध्यान रखना, हायर परचेज में क्या होता है, इन केस ऑफ हायर परचेज until 100% payment is made, ownership do not transfer। ओके, फिर आप देखो यहाँ आगे आपको मिलेगा सेल और बेलमेंट में। तो बेलमेंट में तो मैंने आपको क्या बताया, देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, और रिटर्न जैसे ही होगा बेली विल हैव टू रिटर्न द गुड्स, करेक्ट। कंसिडरेशन इट कैन बी ग्रेटिटुअस, इट कैन बी नॉन ग्रेटिटुअस। सेल के अंदर क्या हो जाएगा, द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, रिटर्न ऑफ गुड्स आफ्टर द सेल इज नॉट पॉसिबल, एंड कंसिडरेशन इज व्हाट इट इज, मनी, इट इज मनी कंसिडरेशन। आप बताइए क्या ये क्लियर हुआ? सिमिलरली आपको ऐसा मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल ऑफ, और बेसिकली सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क लेबर। वर्क लेबर में क्या होता है, ये देखो ये बाटा करता है वर्क लेबर। बाटा क्या करेगा, बाटा जॉब वर्कर को बोलेगा एक काम करो, आप मेरे लिए जूता बनाओ इंडिपेंडेंटली, और जूता बना के उसमें खाली बाटा का लोगो लगा देना, मैं चेक कर लूंगा कि ये जूते बराबर बने कि नहीं बने, मेरे डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से जूते बने तो मैं आपसे इस जूतों को परचेज कर लूंगा और मैं आगे बेच दूंगा। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज वन इन विच द गुड्स आर सोल्ड फॉर अ प्राइस
बट यहां पर क्या हो जाए, द कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सिर्फ हम लेबर वर्क के लिए आपको वो सामान दे रहे, दिस इज ओनली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर एंड नॉट फॉर द सेल ऑफ गुड्स। आप बताओ ये क्लियर हुआ? अरे ये क्लियर हुआ, राइट? तो यहाँ पे जाके आपका पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हाउ इट इज मेड, किस तरीके से ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और हम आगे के सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करते जाएंगे। आप बताइए, इज दिस क्लियर? ओके, ओके। तो चलिए फिर हम यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं। दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर देन, टेक केयर, बाय बाय।